डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। आज है जनादेश का दिन। 5 राज्यों में वोटों की गिनती जारी। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम, पुडुचेरी के कुल 824 विधानसभा सीटों में भाग्य का फैसला आज। बंगाल में बीजेपी और टीएमसी में कांटे की टक्कर के बाद बीजेपी आगे निकली। भवानीपुर के शुरुआती रुझानों में ममता बनर्जी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। नंदीग्राम में बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी आगे। असम के शुरुआती रुझानों में बीजेपी को बहुमत। 126 में से 93 सीटों पे बीजेपी आगे। योगी कैबिनेट की बैठक आज। बैठक में तबादला नीति पर कैबिनेट में मुहर की संभावना। राज्य कर्मचारियों को 2% डीए देने का प्रस्ताव। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी, इन 5 राज्यों की 824 विधानसभा सीटों के भाग्य का फैसला आज हो रहा है। चुनाव आयोग की कड़ी निगरानी में वोटों की गिनती जारी है। ये चुनाव सिर्फ सत्ता बदलने का जरिया नहीं, बल्कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले देश के राजनीतिक मिजाज का सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट है। विवादों की परछाई भी कम नहीं हो रही, चाहे वह एसआईआर पर विपक्षी दलों का सवाल हो या वोटर लिस्ट से नाम कटने का आरोप। लेकिन आज जनता का जनादेश ईवीएम से बाहर निकलकर सबके सामने आ रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से नतीजे आ रहे हैं, अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो 293 में से 255 सीटों का आंकड़े आ चुके हैं। बीजेपी 147-48 सीटों पे बढ़त बना के रखी है, यानी बहुमत लगभग पा चुकी है। टीएमसी 105 सीटों पे बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस महज 3 सीटों पे बढ़त बनाए हुए है। तमिलनाडु की बात करें तो टीवीए के पहली बार सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरी है। हालांकि उसका यह पहला ही चुनाव है। थल्लापति विजय जो अभिनेता से राजनेता बने, उन्होंने अपनी पहली पारी में ही 6 लगा दिया है। वो सबसे बड़ी पार्टी बनके तमिलनाडु में उभरे हैं। 104 सीटों की बढ़त के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे हैं। एआईएडीएमके 68 सीटों पे आगे है और डीएमके 55 सीटों पे आगे है। आपको बता दें कि केरल की बात करें तो केरल में कांग्रेस के गठबंधन वाली यूडीएफ 89 सीटों पे आगे है, एलडीएफ 47 सीटों पे और एनडीए को अभी तक कोई सीट नहीं मिली है, जबकि अन्य 4 सीटों पे आगे हैं। आसाम की बात करें तो बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ अपने गठबंधन के जरिए 95 सीटों पे बढ़त हासिल कर ली है। कांग्रेस को महज 29 सीटें मिलती दिख रही हैं, 2 अन्य आगे हैं। पुडुचेरी की बात करें तो एनडीए को 22 सीटें मिली हैं, कांग्रेस को महज 6 सीटें मिली हैं। आपको बता दें, इन आंकड़ों को देखें तो बीजेपी इन चुनाव में एक राज्य की और बढ़त बनाने जा रही है, यानी इस चुनाव से पहले बीजेपी 28 में से 21 राज्यों में या तो सीधे सरकार में थी या गठबंधन के जरिए सरकार में थी। लेकिन जो बंगाल से आंकड़े आ रहे हैं, अब 21 के बाद बीजेपी का आंकड़ा 22 राज्यों में सरकार बनाने का होगा। और इस तरह के जो अभी रुझान सामने आ रहे हैं, उसमें एक बड़ा निष्कर्ष यह भी है कि वामपंथी झुकाव वाले तमाम दल अब सिरे से खारिज किए जा चुके हैं देश की राजनीति में। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ गेस्ट का एक बड़ा पैनल होगा। हमारे साथ ज्योति कृष्ण जी मौजूद हैं, जो पूर्व आईएएस हैं। कई बार आप चुनाव आयोग में जाके पर्यवेक्षक का भी काम किए हैं। आप बंगाल भी गए थे। आपसे पूछना चाहेंगे, बंगाल में जब आप रैली में गए और वहाँ सर्वेक्षण और पर्यवेक्षक के तौर पे भी देख रहे थे, तो क्या निष्कर्ष निकाला आपने? जी, बंगाल में मैं गया था रोड शो करने, और जो वहाँ भीड़ मैंने देखी, लोगों के जो मूड थे
वो बिल्कुल बीजेपी की तरफ थे। मैं शुभेंदु अधिकारी जी से भी मिला था और कई प्रचारक से मिला। मुझे ये आभास हो गया कि ये परिवर्तन की रैली है और पब्लिक चाहती है बीजेपी को लाना, बीजेपी को देखना, बीजेपी को तौलना, बीजेपी की सरकार कैसा करेगी, ये एक चांस, एक मौका वहाँ की पब्लिक देना चाह रही थी। ये बड़ा स्पष्ट था और मेरा बिल्कुल ये आकलन है और शुरू से मेरा आकलन रहा है कि बीजेपी को इस बार स्पष्ट बहुमत मिलने वाला है बंगाल में। बंगाल बहुत दिनों से, 15 सालों से दीदी के रूल में रहा और कई फैक्टर्स थे जो दीदी की टीएमसी है उसके खिलाफ जा रहे थे। बहुत सारे स्कैंडल्स हुए, बहुत सारे आरोप लगे और बहुत ऐसी इंसिडेंट्स हुई जिसको लोग पसंद नहीं किए, जैसे आरजी कार का वो रेप इंसिडेंट है या कई इस तरह के इंसिडेंट्स हुए। उस पीड़िता की माँ, अभी खबर आ रही है कि उस पीड़िता की माँ अपने चुनाव क्षेत्र से लीड कर रही हैं, यानी जो परिणाम थे, जो ममता बनर्जी भरोसा जताती थी अपने यहाँ के राज्य की महिलाओं में, वह महिलाएं ही उनसे पूरी तरह असंतुष्ट दिखीं। तुष्टीकरण की राजनीति और महिलाओं के साथ अभद्रता, रेप जैसी घटनाएं ममता बनर्जी के वोट बैंक में सेंधमारी का सबसे बड़ा कारण साबित हुई। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए केसी जैन जी मौजूद हैं, बीजेपी प्रवक्ता, और एडवोकेट मान सिंह जी, कांग्रेस प्रवक्ता। आप दोनों मेहमानों का भी इस डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। केसी जैन जी, बधाई दे दे बंगाल के लिए आपको कि अभी थोड़ा इंतजार कर लें? सत्ता पा चुके हैं आप, आंकड़ों में, रुझानों में दिख रहा है जी। आप आवाज अपनी अनम्यूट कर लीजिए केसी जैन जी। आवाज नहीं आ रही केसी जैन जी, हम दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे। एडवोकेट मान सिंह चौहान जी, बंगाल में जो नतीजे आ रहे हैं, क्या आवाज आने वाली आपको? जी आ रही है? जी जी, केसी जैन जी बताइए। ये जो टाइमिंग है, अब इस समय लगभग 11:15 का टाइम हो रहा है, 10:30 से ऊपर हो गया है और ऐसे में देखा गया है कि उसकी जो रिजल्ट है वो ऐसा नहीं कि बैलेट का है कि एक एक वोट गिरा जा रहा है और बहुत टाइम लगेगा। अब तक जो रिजल्ट रहा है और इस तरीके के जब भी रिजल्ट हुए, लगभग स्थिति अंत तक, चूंकि 4 बजे तक लगभग बिल्कुल क्लियर हो जाता है, लेकिन जो बढ़त दिखाई दे रही है आपको रुकना चाहेंगे केसी जैन जी। बीजेपी बंगाल में सरकार बना रही है, बहुमत पा चुकी है, यूडीएफ बहुमत पा रही है, तमिलनाडु में डीएमके गठबंधन में पीछे है, टीवी के 104 सीटों के साथ आगे है। रुझानों में पुडुचेरी में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है पूरी तरीके से बहुमत के साथ। आपको बताए 5 राज्यों में वोटों की गिनती जारी है। बंगाल से बड़ी सूचना बीजेपी के लिए, आप रुझानों में बहुमत आपको मिल गया है, आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन केसी जैन जी, इस सफलता के पीछे सबसे अहम कारण क्या है? पर जो जनता ने भरोसा दिखाया है, इसके पहले आप देखिए शायद बिहार उसकी में वजह चुनाव क्या है रहा केसी जैन जी? सीधा सवाल, सीधा जवाब, वजह क्या है? नहीं, वजह सबसे बड़ी बात यही है कि ममता जी का जो भ्रष्टाचार रहा और जिस तरीके से वहां पर सनातनियों को प्रताड़ित किया गया, रेप, गुंडागर्दी, अत्याचार, और आपने देखा पिछले चुनाव के बाद जहां जहां पे ममता जी हारी, क्योंकि 3 सीटों से बढ़ करके अब 77 पे पहुंची, तो बहुत सारी नई जगह थी, बहुत सारी नई सीटें थी जहां पे ममता जी को हार का सामना करना पड़ा। और उसके बाद उन्होंने वहां पे किस तरीके से लोगों को घर से निकाल करके हिंदुओं को वहां पर मारपीट। आप कह रहे हैं एक तो ममता बनर्जी का क्रूर प्रशासन, दूसरा तुष्टीकरण की नीति ममता दीदी को ले डूबी। हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट मान सिंह चौहान जी, कांग्रेस प्रवक्ता। केरल से आपके लिए अच्छी खबर है, आपको भी सत्ता मिल चुकी है। इसे आप
कितनी बड़ी जीत मानते हैं? ये जीत श्रीमान जी सभी की है। केरल में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है और साथ ही साथ मैं पहले तो आपका धन्यवाद करूंगा और आपके सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं और पैनलिस्ट सभी को प्रणाम करता हूं। ये केरल में कांग्रेस सरकार बना रही है, इसके लिए आप सभी को शुभकामनाएं। वस्तुस्थिति क्लियर हो पाएगी, लेकिन केरल में यूडीएफ सत्ता रुझानों में सत्ता बना चुकी है। रुझान रिजल्ट में जब तब्दील होंगे तो फिर आएंगे चौहान जी के पास। लेकिन अभी हमारे साथ मौजूद हैं ज्योति कलश जी। ज्योति कलश जी, अगर यूडीएफ की सफलता के पीछे कोई बड़ा कारण माना जाए केरल में, तो वह क्या कारण है जी? सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है जो एलडीएफ के खिलाफ गया है। लोग चाह रहे थे वहाँ भी परिवर्तन। आप देखें सीपीएम की रूट्स हर जगह ख़त्म होती जा रही है, चाहे वो बंगाल बहुत पहले ख़त्म हो गई, त्रिपुरा वो भी ख़त्म हो गई, और एकमात्र कहने का अर्थ है कि बस केरला ही बचा था सीपीएम के पास, और सीपीएम की रूल से बहुत लोग संतुष्ट नहीं थे, चाह रहे थे वहाँ पर भी बदलाव। तो ये जो बदलाव है ये तो होना ही था और एक्सपेक्टेड लाइन पर ये हुआ है। यही बात मैं आपको अभी बता रहा था कि बंगाल में भी एक क्रांति जैसी वहाँ पर बड़ा स्पष्ट दिख रहा था कि लोग चाह रहे थे परिवर्तन, और हर चीज़ एक्सपेक्टेड लाइन पर हो रही है। आसाम लेकिन में तमिलनाडु में बड़ा ठल्ली विजय सत्ता के करीब हैं। हालांकि अभी पूर्ण बहुमत के करीब नहीं पहुंचे हैं, लेकिन ये तय है कि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में तमिलनाडु में विजय, अभिनेता से राजनेता बने विजय टीवी के पार्टी के अध्यक्ष, वह सत्ता के करीब हैं। यह खबर तो सबको चौंका रही है। हालांकि एक्सेस माई इंडिया सर्वे पोल के जरिए बता दिया था कि शायद वही एकमात्र सर्वे था जिसमें बताया गया था कि वह सत्ता के करीब हो सकते हैं, सरकार बना सकते हैं। तमिलनाडु से बड़ी चौंकाने वाली खबर आप मानते हैं या ये भी एक्सपेक्टेड थी? ज्योति जी, मेरे हिसाब से तमिलनाडु में अभी भी मैं रुझान पर नहीं जा रहा हूँ। जब तक कि ये फाइनल रिजल्ट पिक्चर क्लियर नहीं होती है तब तक तो मैं मेंटेन करूँगा कि डीएमके की पोजीशन इतनी भी खराब नहीं होगी। डीएमके इस समय तीसरे नंबर पे चल रही है। जरूर मैं मान रहा हूँ ये रुझान के हिसाब से 68 में। जी। और अब वो बैलेट पेपर का मामला नहीं है, अब तो राउंड शुरू हो गया है, 4-5 राउंड निकल चुके हैं। यानी जो नतीजे आ रहे हैं, रुझान आ रहे हैं, वह एकदम स्पष्ट हैं और इतनी तेजी से बदले हैं कि हर आदमी चौंक गया कि टीवीके को इतनी बड़ी संख्या में सीटें कैसे मिल रही हैं। हालांकि एक्सेस माई इंडिया ने पहले ही बता दिया था कि टीवीके के जो अध्यक्ष हैं विजय, वह सरकार बना सकते हैं। मैं आपकी बात को मान रहा हूँ, मैं इसमें ज़रा भी डिफर नहीं कर रहा हूँ। टीवीके ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है रुझान के हिसाब से, और अभी भी मैं रुझान के हिसाब से ही चल रहा हूँ। जैसे केरला है, केरला में अभी भी रुझान है। पिक्चर बहुत क्लियर होगी 12 बजे के बाद, 12:30 बजे के बाद, जब ये ट्रांसलेट होता है नंबर्स में, जब ये नंबर्स खुलने लगता है कि हाँ भाई रुझान। आपको याद होगा हरियाणा में क्या हुआ था, कांग्रेस पार्टी शंख फूंक रही थी, अपनी जीत की खुशी मना रही थी, और रिजल्ट क्या हुआ, बिल्कुल विपरीत हो गया था। इसलिए मैं अपना कंक्लूजन तब तक मैं रोक रखूँगा जब तक ये रुझान परिवर्तित नहीं हो जाता है 75% नंबर्स पर। इसलिए मैं थोड़ा वेट करूंगा। लेकिन जहाँ तक बंगाल की बात है, बीजेपी थम्पिंग मेजॉरिटी से आ रही है वहाँ पर, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत बढ़िया लोगों ने काम किया है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इतना बढ़िया काम किया था कि मुझे लगा कि इस पार्टी को वहाँ की जनता चाहती है, परिवर्तन देखना चाहती है। चलिए, परिवर्तन देखना चाहती है। कार्यकर्ताओं के साथ साथ वहाँ पर चुनाव इलेक्शन कमीशन भी चुनाव लड़ रहा था। एडवोकेट मान सिंह जी मौजूद हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। मान सिंह जी, आपसे सीधा सवाल,
कि जिस तरीके की नतीजे सामने आ रहे हैं रुझान के जरिए अगर नतीजों को मान लिया जाए कि कन्वर्ट हो जाएंगे तो उससे साफ है कि जो वामपंथी दल थे उनको दरकिनार कर दिया गया है देश की राजनीति में। अब वो अप्रासंगिक हो चुके हैं। केरल के भी नतीजे यही बता रहे हैं। अगर बात की जाए तमिलनाडु की तो वो भी वही बता रहे हैं। बंगाल की बात की जाए तो वही बता रहे हैं। असम की बात की जाए तो वही बता रहे हैं। अगर बात की जाए पुदुचेरी की तो वहाँ भी डीएमके साफ है। तो ऐसे में इन नतीजों से क्या निकालते हैं निष्कर्ष आप? इन नतीजों का निष्कर्ष एंकर महोदय साफ है कि कहीं ना कहीं विचारधाराओं का जो टकराव हो रहा है और लोकतंत्र में लोग अपनी विचारधाराओं में परिवर्तन कर रहे हैं और उन परिवर्तन को मत पत्र के माध्यम से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो वो सभी को स्वीकार होना चाहिए। और लोकतंत्र में ये चीजें स्वीकार आज नहीं करेंगे तो देर सवेर आपको स्वीकार करना होगा। लेकिन इसके साथ साथ यह भी देखना होगा कि असम में, पश्चिम बंगाल में किस तरह से चुनाव आयोग एक दल विशेष के लिए कार्य कर रहा था। नहीं ये गलत बात कह रहे हैं मान सिंह चौहान जी। अगर यही निष्कर्ष निकाल लिया जाए तमिलनाडु में तो आपके निष्कर्ष गलत निकलेंगे। आपको ये मानना पड़ेगा कि देश की राजनीति में एक कम से कम 2 दशक से बड़ा बदलाव चल रहा था। कांग्रेस भाप नहीं पाई और शायद जो भाप नहीं पा रहा है वह सत्ता से बेदखल किया जा रहा है। केरल में आपकी सरकार आई यूडीएफ की, लेकिन एलडीएफ की सरकार हट गई। अगर इसके भी निष्कर्ष को आप नहीं समझ पा रहे हैं तो एक बड़ी चेतावनी आपके लिए भी होगी। निष्कर्ष को समझने का निष्कर्ष समझा जा रहा है। क्यों नहीं निष्कर्ष समझा रहा है श्रीमान जी? निष्कर्ष को समझा जा रहा है। दक्षिण की राजनीति और उत्तर भारत की राजनीति में बहुत अंतर है। दक्षिण भारत की राजनीति एक सेक्युलर पैटर्न पर चलती है, जबकि उत्तर भारत नहीं मान सिंह चौहान जी, पूरे देश में सेक्युलर पैटर्न पे देश की राजनीति चलती है। राष्ट्रवाद के नाम पे अगर आप चल रहे हैं तो आपको सफलता मिल रही है। बीजेपी राष्ट्रवाद के नाम पे चल रही थी। सुन तो लीजिए मेरी बात मान सिंह चौहान जी, आप जिन चीजों से मुकरेंगे वही खामियाजा उठा रहे हैं। और आप इस बात को अभी भी नहीं समझ रहे हैं कि केरल में सत्ता में आप क्यों आए। आप ये बताना चाह रहे हैं केरल का स्वाद तो आप ले रहे हैं, लेकिन आप तमिलनाडु की चीजों को, बंगाल की चीजों को, पुडुचेरी के निष्कर्ष को नहीं मान रहे हैं। आप केरल की चीज को मान लिए कि सत्ता मिल गई, लेकिन क्यों मिली है उस पर भी आपका निष्कर्ष अभी तक क्लियर नहीं है। केसी जैन जी, बीजेपी प्रवक्ता, आपका क्या आकलन है जी? हमारी आवाज आपको मिल रही है? जी आ रही है। देखिए क्या है कि अभी कांग्रेस के साथी जो बात कह रहे थे कि यहाँ पर चुनाव आयोग लड़ रहा था, तो ये कौन सा आंकड़ा है, कौन सा गणित है? एक जगह पे चुनाव आयोग चुनाव लड़ रहा है, एक जगह पे नहीं लड़ रहा है। दूसरी बात ये कि अगर चुनाव आयोग चुनाव लड़ रहा था तो आप क्यों गायब हो गए? ममता जी को 100+ सीटें कैसे मिल रही है भाई वेस्ट बंगाल में? आप तो 3-4 पे सिमट के रह गए। आप भी वहां चुनाव लड़ रहे थे, सारी सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे। तो अगर हमको चुनाव लड़ा रहा था चुनाव आयोग, चलिए हम जीत गए, सरकार हमने बना ली, लेकिन आप तो 2-3 सीटों पे सिमट के रह गए। आपको ममता जी को टक्कर क्यों नहीं दे पा रहे भाई? भाजपा को आप टक्कर नहीं दे पाए, चलिए ठीक है, क्योंकि भाजपा के साथ चुनाव आयोग है आपके हिसाब से, लेकिन ममता जी को आप टक्कर दे पा रहे हैं क्या? आप तो ममता जी को हटाना चाहते हैं। आपको डर इस बात का है कि कल को अगर केंद्र में सभी गठबंधन घटक दल बन करके अगर कोई गठबंधन बनाते हैं तो ममता जी उसका नेतृत्व करेंगी। ममता जी को नेतृत्व से हटाना, इसलिए आप सारी सीटों पे वहां पे अड़े। दिल्ली में क्या हुआ? एसआईआर के माध्यम से 27 लाख लोगों को मत देने से वंचित कर दिया गया। मान सिंह चौहान जी, एसआईआर के जरिए उन लोगों को हटाया गया, 57 लाख लोगों को जो मृत्यु मर गए थे, जिनका कोई अस्तित्व नहीं था, उनके नाम पे भी फर्जी वोटिंग होती थी, उसको रोका गया है। आपको यह सच्चाई स्वीकार करनी होगी। मान सिंह चौहान जी, जब आप किसी भी संस्था पे भरोसा नहीं करते हैं तो केरल के भी नतीजों को आपको इनकार कर देना चाहिए। मान सिंह चौहान जी, अगर मैं कह रहा हूं, अगर आपको चुनाव आयोग पे थोड़ा भी संदेह है तो केरल की जीत से आप इनकार कर दीजिए।
केरल की जीत, एंकर महोदय, केरल की जीत का पर्सपेक्टिव अलग है और वेस्ट बंगाल की जीत का पर्सपेक्टिव नहीं नहीं, चुनाव आयोग के पर्सपेक्टिव में आप बात कर रहे हैं। एक मिनट मान सिंह चौहान जी, आप चुनाव आयोग के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, उसी के पर्सपेक्टिव में बात करिए आप। वहां आप पश्चिम बंगाल का मैटर आपका बेटा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गया और सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं इलेक्शन कमीशन को फटकार लगाई और स्वयं इलेक्शन कमीशन ने इसको स्वीकार किया कि हमने 27 लाख लोगों में आप जीत रहे हैं, बंगाल में हम जीत रहे हैं और दोनों जगह मैं आपको मान सिंह चौहान जी एक बड़ी बात बता रहा हूँ। मान सिंह चौहान जी, मैं आपको एक बड़ी बात बता रहा हूँ। आप इस चीज को स्वीकार करिएगा और अपने पार्टी के फोरम पे भी बता सकते हैं। बता दीजिएगा कि एक एंकर महोदय ने बताया था। आपको बता रहा हूँ कुछ निष्कर्ष। बंगाल में जो इतनी भारी मात्रा में वोटिंग हुई है, पहले जो अल्पसंख्यक समुदाय होते थे उनके मन में डर भरा जाता था कि अगर आपने वोट नहीं दिया तो आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। यही डर भरा गया अब की बहुसंख्यक समुदाय में, जो अपने घरों से निकलकर भारी संख्या में, अगर 10 थे तो 10 लोग निकल के आए और वोट दिए। यही आपके हार का कारण है। पहली बार बंगाल चुनाव में चुनाव आयोग की शक्ति के कारण एक भी आदमी की मौत नहीं हुई हिंसा में, नहीं तो दर्जनों मारे जाते थे। गिनती गिनते गिनते परेशान हो जाता था। रेप और बलात्कार की घटनाएं आम हो गई थी चुनाव में। पहली बार चुनाव आयोग ने इस तरह के कड़े कदम उठाकर पूरी तरीके से निष्पक्ष चुनाव कराया और शायद यही कारण है कि केरल में यूडीएफ पूरी तरह से सत्ता में आ रही है। ज्योति कलश जी, बंगाल चुनाव के पर्सपेक्टिव में आपको बताया कि 2 लाख नहीं, अगर चुनाव आयोग पक्षपात करेगा तो हर जगह करेगा। ज्योति कलश जी, चुनाव आयोग पे निशाना साधना कहां तक उचित होगा? बिल्कुल ही गलत। जो कांग्रेसी एडवोकेट साहब हैं जो कह रहे हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था है जिसके ऊपर आरोप लगाना बिल्कुल गलत होगा। बहुत ही डिसिप्लिन वे में वो काम करता है। मैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्शंस कंडक्ट करा चुका हूँ इस पूरे हिंदुस्तान में, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस सही कहता है कि चुनाव आयोग के ऊपर उंगली उठाने वाला खुद गलत होता है। आप ईवीएम के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज यही है कि अगर वो हारती है तो दोषारोपण करती है, ईवीएम खराब है, रिगिंग हुई है। ये कहना बिल्कुल उचित नहीं होगा। आप इसे एक्सेप्ट कीजिए। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो बिल्कुल स्वच्छ है। मैं वहाँ काम कर चुका हूँ, मैं जानता हूँ वहाँ के सिस्टम को। एसआईआर जो उन लोगों ने अपनी प्रक्रिया चलाई थी, इसमें कितने इलीगल इमिग्रेंट्स को हटाया गया है, मृतकों को हटाया गया है, डुप्लीकेशंस को हटाया गया है। ये सब चीजें अगर नहीं, एक मिनट आप मेरी बात सुनिए, एक मिनट आप मेरी बात सुनिए। अगर यही कांग्रेस, अगर यही टीएमसी दूसरे स्टेट में जीतती तो आज आपके कहने का तरीका बदल जाता। आप क्या बात करते हैं? बीजेपी का सिंबल होता है। आप इतना आप इस इलेक्शन कमीशन को ट्रांसपेरेंट बता रहे हैं, तो ये भी बताइए। मान सिंह चौहान जी, मैंने आपको बोल दिया कि अगर आपको चुनाव आयोग की भूमिका पे संदेह है तो केरल वाली जो सत्ता वाली सीटें हैं उसको छोड़ दीजिए। आप कहिए फिर से चुनाव कराइए। नहीं, मान सिंह चौहान जी, मीठा मीठा गप हो गया, कड़वा कड़वा थू, ये कैसे चलेगा? केसी जैन जी यही कह रहे हैं। सुन तो लीजिए। अब चौहान साहब, दूसरे की भी बात सुनिए। आप बंगाल में परफॉर्मेंस केसी जैन जी, 21 से 22 राज्यों में आपकी सरकार बन गई है। इसके पीछे सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? मोदी जी का चेहरा या हिंदुत्व या राष्ट्रवाद? केसी जैन जी, लड़ना ही नहीं था। इलेक्शन कमीशन ने चुनाव कंप्लीट कर दिया। केसी जैन जी, आप अपनी बात करिए। बीजेपी की जीत को सुनिश्चित कर दिया था। 27 लाख वोटरों को डिफ्रेंचाइज कर दिया। कांग्रेस के सफाए का, पूरे देश से जो कांग्रेस का सफाया हो रहा है, इसका बहुत बड़ा कारण ये है कांग्रेस की कांग्रेस सफाया नहीं हो रहा श्रीमान जी। आज भी पान इंडिया एकमात्र पार्टी कांग्रेस पार्टी। वो इस चीज का आपका अस्तित्व भी उन राज्यों में नहीं है जहां पर कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व। हम जीते तो क्यों जीते और हारे तो क्यों हारे? अगर ये एक जगह पे चुनाव जीत रहे हैं, केरल में जैसे चुनाव जीत रहे हैं, तो इनको मूल्यांकन करना चाहिए कि भाई केरल में हमने बढ़त क्यों हासिल की, वहां पे हम क्या नई चीज लेकर के आए, जनता को हमने क्या भरोसा दिलाया, किस चीज पे काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी क्या है,
कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस सीट पे काम करती है। अगर हम जीत जाते हैं, हमारी सीटें बढ़ती हैं, हम उसका भी मूल्यांकन करते हैं, पूरा उसका सर्वेक्षण होता है, क्या चीजें जनता को पसंद आई, क्या चीजें जनता के बीच में होनी चाहिए, क्या काम बाकी पार्टियों ने नहीं किया जो हम करने जा रहे हैं, जो जनता को पसंद आ रहा है। आप उत्तर प्रदेश के केसी जैन जी आपको रोकना चाहेंगे, आंकड़ों पे फिर जाते हैं। जो बंगाल से, पश्चिम बंगाल से आंकड़े आ रहे हैं, 293 में से 282 सीटों का आकलन आ रहा है। अभी जो ताजा आंकड़े आ रहे हैं उसमें बीजेपी को 163 सीटें मिलती दिख रही हैं। रुझानों में टीएमसी को 116 सीटें और अन्य को 3 सीटें। जो रुझान है 157 तक का है और टीएमसी को अभी 1 बजे तक का इंतजार किया जाए, 1 बजे तक सारी चीजें क्लियर। अरे आपको रुझान बता रहा हूँ, ये थोड़ी बता रहा हूँ निष्कर्ष। रुझानों में भी, रुझानों पे भी प्रक्रिया, रुझानों पे भी अगर आपका इस तरह का रुख रहेगा तो मैं क्या मानूं चौहान साहब। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे और रुझान सामने आने लगे हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनती दिख रही है। तमिलनाडु की बात करें तो टीवीके, थल्लापति विजय की टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। माना जा रहा है कि इनका एआईएडीएमके के साथ गठबंधन हो सकता है। 105 सीटों पे टीवीके है आगे बढ़ी हुई, एआईएडीएमके 80 सीटों पे आगे है और डीएमके महज 49 सीटों पे सिमटती हुई दिख रही है। बात करें केरल की तो केरल में यूडीएफ को पूर्ण बहुमत मिला। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ 101 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत बनाती हुई दिख रही है। कांग्रेस के लिए बेहद राहत की खबर, एलडीएफ महज 38 सीटों पे सिमट गई है। एनडीए को केरल में बहनी नहीं हुई है, उनका खाता नहीं खुला है। आसाम की बात करें तो रिकॉर्ड तोड़ जीत बीजेपी ने आसाम में दर्ज की है। 95 सीटों पे रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है और कांग्रेस महज 29 सीटों पे सिमट गई है। बात करें पुदुचेरी की तो 30 में से जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं उसमें भी बीजेपी एनडीए गठबंधन सत्ता पा चुकी है एक तरीके से रुझानों को देखे तो। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रवक्ता मान सिंह चौहान जी, बीजेपी प्रवक्ता केसी जैन जी और ज्योति कलश जी। केसी जैन जी, जो निष्कर्ष सब सामने आ गए हैं उससे एक बात तो तय है कि जिस तरीके से आप लोग आक्रामक राजनीति करते हैं, 5 साल की राजनीति करते हैं और उन सभी मुद्दों को छूते हैं जो जनता के दिल के करीब है, लेकिन फिर भी क्रेडिट आप किसे देना चाहेंगे? अगर असम की बात करें तो असम में हेमंता को देना चाहेंगे या प्रधानमंत्री मोदी के करिश्माई व्यक्तित्व को? केसी जैन जी, केसी जैन जी अभी लाइन पे नहीं है। मान सिंह चौहान जी हमारे साथ मौजूद हैं। मान सिंह चौहान जी, वास्तव में अगर मान लिया जाए कि बंगाल में अगर किसी को क्रेडिट देना हो तो ये मुद्दों पे ममता बनर्जी की हार है या प्रधानमंत्री मोदी के करिश्माई व्यक्तित्व की जीत है? किसे आप आकलन कैसे करते हैं बंगाल की जीत को? जी एंकर महोदय, अभी जैसे रिजल्ट को आप देखेंगे तो देखा जाए तो अभी टीएमसी 126, 27, 28 सीटों पर आगे, 128 सीटों पर आगे चल रही है। आप सोचिए कि भाजपा का पूरे राष्ट्र का संगठन पश्चिम बंगाल चुनाव में लगा हुआ था। बीजेपी के राष्ट्र के संगठन के साथ साथ उनका एक बहुत बड़ा एक संगठन है जो जिसमें 12 से 15 करोड़ कार्यकर्ता काम करते हैं और ये कार्यकर्ता 24/7 काम करते हैं, 365 दिन काम करते हैं। और उस स्थिति में एक महिला जो कि इनको इतनी सशक्त टक्कर दे रही है कि अभी भी बीजेपी की सरकार वहां पे बनना कोई कंफर्म नहीं है। तो आप सोचिए कि लेकिन मैं तो आपसे आपके इस बात से बड़ा आश्चर्यजनक चीज है कि आप बता रहे हैं कि ममता दीदी बहुत अच्छा काम कर रही थी और बीजेपी ने उनको मिलके, केंद्र और राज्य की कई सरकारें मिलके उनको हरा दी, जबकि राहुल गांधी का जो आखिरी भाषण मैंने सुना था उन्होंने बहुत तीखे आरोप लगाए थे ममता दीदी पे। जी एंकर महोदय, मैं ये ममता दीदी की मैं अप्रिशिएशन नहीं कर रहा हूं। मैं एक बात बता रहा हूं कि एक प्रदेश के चुनाव में एक राष्ट्र का मुखिया और उस राष्ट्र का शासन सत्ता दल का एक सबसे बड़ा संगठन, उस राष्ट्र के जितने भी मंत्री हैं, अन्य राज्यों के मंत्री, वो सारे के अरे सारे तो हर चुनाव में होता है मान सिंह चौहान जी, ये पहली बार थोड़ी हो रहा है। श्रीमान
श्रीमान जी, बात एक इवन इक्वल बैटलफील्ड की होती है। एक इक्वल बैटलफील्ड में लड़ना और एक अनइवन बैटलफील्ड में लड़ना एक बहुत अजीब बात होती है कि एक तरफ इतने संसाधन और इतने लोग और एक तरफ एक महिला चुनाव लड़ रही है। अच्छा, मैं आपसे और सीधा उस सवाल महिला पूछ के ले चुनाव- रहा हूँ चौहान साहब। जी। ममता दीदी गई भ्रष्टाचार और अनैतिकता के कारण, राहुल गांधी जी ने जो बोला था, या किसी और कारण से? देखिए, राहुल गांधी जी ने एक राज्य की व्यवस्था के बारे में उन्होंने अपने भाषण के माध्यम से एक कथन कहा। वो कथन ममता दीदी के लिए सही है, ममता दीदी के लिए सही है, लेकिन केसी जैन जी, बड़ा सवाल है असम की जीत पे आप किसको श्रेय देना चाहेंगे? प्रधानमंत्री मोदी को, हेमंता बिस्वा शर्मा को, अमित शाह की रणनीति को, या योगी के उग्र तेवर वाले हिंदुत्व को? यहाँ तो सिर्फ मोदी जी की जीत होती है सर। मुझे तो लगता है कि आपके सवाल में ही आपका जवाब छुपा हुआ है। जी, यहाँ तो मोदी जी के अलावा माननीय किसी की जीत भी नहीं होती जिस है। प्रकार से काम कर रहे हैं और जिस तरीके से जनता ने विश्वास किया केंद्रीय नेतृत्व पर, आप देखिए ये जितने भी विपक्ष की पार्टियां हैं, अभी कांग्रेस से आपने सवाल किया, इतना एक बड़ी खबर आ रही है भवानीपुर से। शुभेंदु अधिकारी आगे, ममता बनर्जी पीछे हैं। बंगाल के झारग्राम सीट से बीजेपी 8,000 वोटों से आगे बढ़ चुकी है। बड़ी खबर आ रही है, पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी 4,336 वोटों से आगे चल रहे हैं। बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार, सीएम स्टालिन के बेटे उदयनिधि भी पीछे चल रहे हैं। ये वही उदयनिधि हैं जो हिंदुत्व पे, सनातन पे हमला करने के लिए जाने जाते हैं। भवानीपुर से शुभेंदु अधिकारी आगे, ममता बनर्जी पीछे। बहुत बड़ा मैसेज बंगाल की जनता का। नंदीग्राम से हार चुकी थे ममता बनर्जी, अब की यहाँ से भी हार रही है, भवानीपुर से भी। शुभेंदु अधिकारी ममता को हराने के लिए ही भवानीपुर आए थे और ये बड़ा मैसेज आ रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं केसी जैन जी। तो हमारा सवाल वही फिर है जी। जी जी क्या है कि देखिए, राष्ट्र हित के जो भी मुद्दे रहे, आप देखिए, चाहे धारा 370 हटाने को लेकर के रहा हो, चाहे सीए लाने को लेकर के रहा हो, चाहे एसआईआर हुआ, हर चीज पे कांग्रेस ने विरोध किया। और यही कारण है कि सारे प्रदेश से, राज्यों में भी, केंद्र से भी धीरे धीरे सरकार इनकी गायब होती चली गई। दूसरी बात क्या है, अभी उन्होंने जो मूल्यांकन किया कि प्रधानमंत्री जी प्रचार करने जाते, इंदिरा गांधी जी प्रचार करने नहीं जाती थी, मनमोहन सिंह जी प्रचार करने नहीं गए किसी राज्य में। और प्रधानमंत्री 365 दिन 24 घंटे प्रचार के मोड में रहते हैं। और जिस तरह से, अरे भाई, राजनीतिक व्यक्ति का काम ही है 365 दिन काम करना। राष्ट्राध्यक्ष की भाषा नहीं होती है। सुन तो लीजिए चौहान साहब, केवल एक कांग्रेस अफोर्ड कर सकती है ऐसी राजनीति को जिसमें 1 महीने का प्रचार करके नेता 3 महीने छुट्टी मनाए। बीजेपी इस तरह की राजनीति अफोर्ड नहीं कर पाएगी कि 1 महीने प्रचार करे, 3 महीने विदेश में घूमने जाए। चौहान साहब, महोदय, इस राष्ट्र के संसाधनों का क्षय, इस राष्ट्र के संसाधनों का क्षय तब माना जाएगा जब विदेश में आप छुट्टी मनाएं। केसी जैन जी को अपनी बात रखने दें। चौहान साहब, केसी जैन जी को अपनी बात रखने दें, हम वापस आएंगे आपके पास। केसी जैन जी, चौहान साहब की आवाज डाउन करिए। केसी जैन जी, इंदिरा गांधी जी ने जो आपातकाल लगाया था, संसाधनों का उपयोग तो उन्होंने किया, दुरुपयोग किया था चुनाव जीतने के लिए। और जब मैन पावर का प्रयोग दुरुपयोग कर रहे हैं, मानव संसाधन का दुरुपयोग आपके माध्यम से किया जा रहा है। जिन युवाओं को रोजगार देना चाहिए, चलिए, राष्ट्राध्यक्ष ज्योति कलश जी मौजूद हैं। ज्योति कलश जी, क्या राजनीति केवल महीनों की होनी चाहिए या 365x7 होनी चाहिए? जी, राजनीति तो हमेशा 24x7x365 होनी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए कि संगठन को जोड़ करके आगे चलना है। जितने कार्यकर्ताएं इसके लिए काम करते हैं, संगठन के लिए काम करते हैं, इस पार्टी के लिए काम करते हैं, उनका ये दायित्व होता है कि उनकी पूरी एनर्जी संगठित हो और पार्टी को आगे बढ़ाए। एक बात मैं कहना चाहूँगा, आपने बीच में कहा आसाम में किसको श्रेय देना चाहिए या बंगाल में किसको श्रेय देना चाहिए पार्टी की जीत के लिए, रुझान के हिसाब से मैं कह रहा हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय अमित शाह जी और आदरणीय
हेमंता विश्वास जी, इन तीनों पर लोगों ने विश्वास किया है। वो चाहते हैं कि हमारे राष्ट्र हित में काम हो। और देखिए कितनी इस विकास यात्रा में ये जो टीम ज्योति है कलश जी, इसमें एक हिंदुस्तान चीज को और बढ़ाते ऐड जा ऑन रही करना है। चाहता हूँ। जिस तरीके से प्रधानमंत्री बार बार विकास की बात कर रहे थे, लेकिन कट्टर हिंदुत्व के पे और सनातन के मुद्दे को लेकर जिस तरह से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम आगे बढ़े, वह भी एक बहुत बड़ा मैसेज था, जिसको शायद बंगाल की जनता ने सिराकों पे लगाया। और जहां जहां उनकी रैलियां हुई, उसमें से बताया जा रहा 80% पे जीत दर्ज की बीजेपी। यह कितना बड़ा मैसेज है। यही कारण भी है कि वोटर्स टर्नआउट कितने ज़्यादा हुए हैं। औसतन 92%, दोनों फेज को अगर हम इसकी औसत लेते हैं, 92% रिकॉर्ड वोटर्स टर्नआउट हुए हैं। क्यों हुए? उसके पीछे बहुत बड़ा ये फैक्टर है, फियरलेस वोटिंग। और फियरलेस वोटिंग है कि हिंदू सब, जितने हिंदू थे वो निकले हैं। पहले जो डरते थे वो घर में रहते थे, आज वो निकल आए, सड़क पर आए हैं, वोट दिए हैं, निडर होकर वोट दिए हैं और हिंदुइज्म के नाम पर दिए हैं। मतदाता सूची के नाम पर उनका जो डिफ्रेंचाइज किया जा रहा था और अन्य प्रपत्र उनसे मांगे जा रहे थे, इन सब चीजों से डर करके लोगों ने अपने घर से निकल के वोटिंग की है। वोटिंग का मतलब ये नहीं है कि वोटिंग 92% वोटिंग। अरे चौहान साहब इतना तो आप मान लिए ना, लोगों ने अपने मन से निकलकर वोटिंग की। अब मन से नहीं, डर के ही मैं भी यही बात कह रहा हूँ। लेकिन आपके डर का कारण कुछ और है, हमारे डर का कारण कुछ और है। आप कह रहे हैं कि वोट नहीं मिल पाने के कारण वह ऐसा हो रहा था, जबकि मैं कह रहा हूं कि उनके मन में ये था कि अगर हम अब की वोट नहीं किए तो तुष्टीकरण की राजनीति का शिकार होना पड़ेगा। हमारे साथ मौजूद हैं ज्योति कलश जी। ज्योति कलश जी, जिस तरह की राजनीति की जा रही है, वह क्या भारत की जनता द्वारा एक बड़ा मैसेज दिया जा रहा है, जिसको कांग्रेस समझना नहीं चाहती है? समझना चाहती है तो उसके लिए वास्तव में फिर अब वो उल्टी गिनती शुरू हो जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल कांग्रेस की उल्टी गिनती है। आप देखिए क्या कर रही है कांग्रेस, तुष्टीकरण की राजनीति करना, पोलराइज कर देना। आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, उसकी राजनीति। क्या आप सरकार कभी आएंगे? सरकार में नहीं आ पाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कांग्रेस इस तरह से काम करे तो वो राष्ट्रहित के लिए नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को आप देखिए किस तरह से वो काम करती है। वो विकास की बात करती है, विकास यात्रा में सबों को साथ, जिसको कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास, सबको लेके चल रही है। चाहे उसमें हमारे मुस्लिम भाई हो, चाहे क्रिश्चियन भाई हो, हिंदू हैं ही। इसलिए इस पार्टी को सब लोग वोट दे रहे हैं। कांग्रेस केवल फोकस कर रही है एक पर्टिकुलर सेगमेंट को, नहीं जीत पाएगी कांग्रेस। अभी एक बड़ा सवाल, पर्टिकुलर सेगमेंट को कांग्रेस फोकस नहीं करती है। कांग्रेस इस देश के, इस राष्ट्र को, हर एक नागरिक को फोकस करती है। इस समाज के पिछड़े वंचित तबके को फोकस करती है, किसान को फोकस करती है, जवान को फोकस करती है। मान सिंह चौहान जी, अगर रुझानों को देखा जाए तो कांग्रेस कहाँ चूक रही है? आपका आकलन क्या है? चौहान साहब, केवल सीधी सी बात पूछ रहा हूँ कि अगर ये जो आकलन देख रहे हैं, आप कह रहे हैं सबकी बात करते हैं, तो चूक कहाँ हो रही है? वोटर मैं चूक बता तो रहा हूँ आपको एंकर महोदय। मैंने आपको क्या बताया? बीजेपी प्लस इलेक्शन कमीशन प्लस मेन स्ट्रीम मीडिया प्लस ऑब्जर्वर प्लस 2.4 लाख डिप्लॉयड पैरामिलिट्री फोर्सेस के दम पर आप कहने का मतलब 27 लाख लोगों को डिफ्रेंचाइज करते हैं। ज्योति जी, उस पे कहें कि 27 लाख लोगों को डिफ्रेंचाइज क्यों किया गया? मान सिंह चौहान जी, आपने बड़े ही चालाकी के साथ उसमें मीडिया भी जोड़ दिया, मेन स्ट्रीम मीडिया भी जोड़ दिया। क्या आप मेन स्ट्रीम, नहीं मान सिंह चौहान जी, अब उसका जवाब ले लीजिए आप। क्या आप मेन स्ट्रीम मीडिया के भरोसे चुनाव लड़ते हैं? नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया आज भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ा रही है। नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया क्या है? सोशल मीडिया है, टीवी मीडिया है, न्यूज़पेपर है, क्या है? मेन स्ट्रीम मीडिया आप लोग हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया काम कर रही है, जो घर घर पहुंच रही है। उसमें मेन स्ट्रीम मीडिया आज पूरे चैनलों पे देखिए, प्रधानमंत्री 24/7 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चलते हैं, क्योंकि इतना ह्यूज एडवर्टीजमेंट दिया जाता है कि एक, अरे आपको मालूम नहीं, आपको एडवर्टीजमेंट ऐसे ही आप लोग कपोल कथा गढ़ते हैं। किसी भी सरकारी एड से कोई भी चैनल नहीं चलता, ना अखबार चलता है। आप लोगों को पता नहीं कहाँ से आंकड़े मिलते हैं। मैं जिम्मेदार पद पे बैठा हूँ, 16 साल से यही काम, इसी इंडस्ट्री में हूँ। सुन लीजिए चौहान साहब, आपको बड़े बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, कभी भी सरकारी एड से कोई भी चैनल का खर्चा नहीं निकलता है।
और जिस मेन स्ट्रीम मीडिया की आप बात कर रहे हैं उसका जो उसको जो विज्ञापन मिलता था उसमें भी कटौती हुई है, बस एक चीज की बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले कभी एंकर महोदय बताइए, इससे पहले आप कभी तो हार को स्वीकार करते हैं ना जीत को स्वीकार कर सकते हैं, फिर आप अपनी जीत को भी खारिज करिए। जो आप केरल में जीत रहे हैं उसको खारिज करिए। कैसे जीत गए केरल में? तो केरल में जैसा केरल में आप लोगों के हथकंडे काम ही नहीं करते। केरल में आप पूरे दक्षिण भारत में आप लोगों के हथकंडे काम करते हैं। मान सिंह चौहान जी, अब आप अगर ये बात कहेंगे कि केरल में आपके हथकंडे काम नहीं करते हैं, सुन लीजिए मान सिंह चौहान जी, मान सिंह चौहान जी सुन लीजिए मेरी बात, आवाज इन लोगों की डाउन करिए, आवाज इन लोगों की डाउन करिए। आरक्षण बिल अगर इन लोगों की बात अगर गृह मंत्री अमित शाह जी ने सुन लिया और सुन लिया कि केरल को लेकर चुनौती दी जा रही है, तो मान के चलिए कि अमित शाह वो व्यक्ति हैं जिनके निशाने पे अब केरल भी आ जाएगा। चौहान साहब, आप जो कह रहे हैं ना कि वहां की राजनीति नहीं समझते हैं, अगर फोकस हो गया तो केरल भी आपकी हाथ से जा सकती है। वामपंथी दलों को नकारा गया है, तुष्टीकरण को नकारा गया है केरल में। केरल स्टोरी जो चली थी फिल्म, उसके जरिए एक बड़ा मैंडेट क्रिएट किया गया, और अगर इस तरह की चीजों को आपने एड्रेस नहीं किया, कांग्रेस ने एड्रेस नहीं किया, तो आने वाला समय केरल में भी बीजेपी का है, ये मैं आपको आज बता रहा हूं। और साउथ इंडिया में तो एंट्री हो चुकी। ये बताइए, पश्चिम बंगाल में 6 चुनाव से 6 महीने पहले ईडी ने, सीबीआई ने टीएमसी के उन ठिकानों पर उन नेताओं पे दबिश दी जो कि कहने का मतलब अपने संगठन को संचालित करते हैं। आप अपने संगठन के मुखिया लोगों को क्यों नहीं इसमें संलिप्त करते हैं? अरे भ्रष्टाचारी व्यक्ति पे आप मत करिए, कोई ईमानदार व्यक्ति का नाम बताइए जिसपे छापा पड़ा हो। आप कहेंगे कि हमारे वाले दागी पे मत छापा मारिए, अपने वाले दागी पे मारिए, ये बात समझ में नहीं आती है चौहान साहब। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का स्तर क्या है नहीं मालूम है। और कांग्रेस का कितना बुरा हाल है। पूरे उत्तर भारत में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भ्रष्टाचार अपने चरम पर पहुंचा हुआ है। आम आदमी किस तरह से सरवाइव कर रहा है, वो आम आदमी जी रहा है, उसे मालूम है। आप जनता जनार्दन नहीं है। जनता जनार्दन तो श्रीमान जी आप लोगों की सरकार शासन सत्ता में प्रताड़ित है। जनता जनार्दन अगर उत्तर प्रदेश में होती तो आपको 80 में से 80 लोकसभा सीटें क्यों मात्र 30 सीटों पे सिमट गए? उत्तर प्रदेश में आप इतनी लोक कल्याणकारी सरकार चला रहे हैं, तो आप मुझे ये बता दीजिए ना कि क्यों 30 सीटों पे सिमट गए उत्तर भारत में? अरे मान सिंह चौहान जी, ले लीजिए, मान सिंह चौहान जी, उत्तर प्रदेश में जैसा बता दीजिए 21 से 22 राज्य हो गए, सुन लीजिए 28 राज्यों में उत्तर, अच्छा हुआ। अरे किसी जी मेरी बात सुनिए, आप देश में 28 राज्य हैं, 28 राज्यों में 21 राज्यों में अब तक बीजेपी शासित सरकार थी, अब 22वां राज्य जुड़ गया है, और कांग्रेस सिमटते सिमटते इस लेवल तक चली गई है कि उसको अब खोजना पड़ रहा है कि एक राज्य में है कि 2 राज्य में है। आम आदमी पार्टी 1 राज्य में है, कांग्रेस पार्टी की सरकार 4 राज्यों में है। सुन लीजिए मेरी बात, आगे हम बेहतर प्रदर्शन करके फिर संपूर्ण भारत के समस्त 28 राज्यों में कांग्रेस सरकार बनाएगी। ये बेहद अहम बात कह रहे हैं आप, केंद्र में और इसी तरह की भावना होनी चाहिए। उत्तर भारत, पश्चिम भारत, पूर्वी भारत, ये भी आपके हिस्से में आना चाहिए। चौहान साहब राष्ट्रीय पार्टी हैं आप, हम चाहते हैं कि आप मजबूत विपक्ष का काम करें हमारे साथ। मजबूत संगठन भी है, मजबूती से हम चुनाव लड़ सकते थे, हम और बेहतर कर सकते थे, हम उस पर मंथन करेंगे, विचार करेंगे। अच्छा देखिए, बंगाल से हमारे साथ संवाददाता जुड़ रहे हैं अजितेश, ग्राउंड लेवल पे रिपोर्टिंग करके आए हैं। अजितेश, बंगाल के क्या अनुभव रहे हैं आपके? हेलो प्रसून जी, थैंक यू सो मच। ये मैं बता सकता हूँ कि आपको यहाँ पे बंगाल में एक डेफिनेटली लोगों में बीजेपी को लेके कुछ खास मुझे इंटरेस्ट में नहीं आया था उस टाइम तक, लेकिन अगर बीजेपी के जो रिजल्ट दिख रहे हैं लोगों को, मुझे लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी जो है वो एक मेजर रोल प्ले कर रही है कि लोगों को जनरल बदलाव चाहिए, क्योंकि 15 साल हो गए हैं और लोग जो है वो लगभग फेड अप फील कर रहे हैं, क्योंकि आप 15 साल के एक टाइम पीरियड में ना बहुत सारी ऐसी मशीनरी डेवलप हो जाती हैं किसी
कंटिन्यूस गवर्नमेंट के अंदर, जहाँ पे मल्टीपल करप्शन, एक्सटॉर्शन और ये सब चीज़ें एक्टिव हो जाती हैं। तो इसके लिए एंटी इनकम्बेंसी है, जिसकी वजह से ये देखने को मिल रहा है। खास करके सबसे बड़ा मेरे लिए चैलेंज, मतलब जो मैंने ग्राउंड लेवल पे देखा और जो मैं अब रुझान पे देख रहा हूँ, दो चीज़ों में बड़ा डिफरेंस समझ में आता है। एक है आपका भवानीपुर सीट और एक है नंदीग्राम सीट। शुभेंदु अधिकारी लास्ट टाइम भवानीपुर से भी लड़े, नंदीग्राम से लड़े, और इस बार भवानीपुर से भी लड़ रहे हैं, और दोनों जगह ममता बनर्जी जो है वो पीछे चल रही हैं। नंदीग्राम में भी मुझे उनके मतलब शुभेंदु अधिकारी जी के खिलाफ मतलब लोगों में मुझे रोष दिखा, और भवानीपुर में मुझे कुछ ज़्यादा ही प्रेम दिखा ममता बनर्जी को लेके। लेकिन डायरेक्शन लाइक जो काउंटिंग है वो हमें अलग जगह पे लेके जा रही है। प्रसून जी जी, देखा आपने चौहान साहब और केसी जैन जी जो हमारे संवाददाता हैं अजितेश, वह बता रहे हैं कि ग्राउंड लेवल पे पता ही नहीं चल रहा था कौन चुनाव जीत रहा है, कौन हार रहा है। नंदीग्राम से बता रहे थे कि पिछली बार भी ममता बनर्जी लड़ी थी, वहाँ से चुनाव हार गई थी, और अब की ममता बनर्जी ने एक सुरक्षित सीट खोजी थी भवानीपुर, वहाँ भी पहुँच जाते हैं आपके शुभेंदु अधिकारी और लड़ते हैं, और अभी समय जीतते हुए दिख रहे हैं। यानी ग्राउंड लेवल पे जो डर देखा जा रहा था उसका रिजल्ट है कि अब ममता बनर्जी दोनों सीटों से हार रही हैं। पश्चिम बंगाल में रिजल्ट के बाद विजय रैली पर रोक लगा दी गई। हिंसा रोकने के लिए चुनाव आयोग का बड़ा फैसला हुआ है। बंगाल में बीजेपी की सरकार आ रही है, किसी भी आशंका से निपटने के लिए चुनाव का बड़ा फैसला। पश्चिम बंगाल में रिजल्ट के बाद विजय रैली पे रोक लगा दी गई है। किसी भी पार्टी, किसी भी नेता को कहा गया है कि आप विजय रैली नहीं निकालेंगे, ताकि हिंसा पर रोक लगाई जा सके। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। भारी बहुमत के बाद बीजेपी के बहुमत पाने की मद्देनजर चुनाव आयोग ने यह फैसला किया है कि विजय रैली पर रोक लगाई जाए, ताकि किसी भी हिंसा को टाला जा सके। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केसी जैन जी। ये जो विजय रैली पे रोक लगाई जा रही है, क्या जनता की भावनाओं पे लगाम लगाना नहीं है? नहीं, हमें तो ये लगता है कि देखिए, जीवन से बड़ा कुछ भी नहीं। जो भी कार्य है सब जीवन के लिए होते हैं, और चुनावी रिजल्ट, ये सारी चीजें होती रहेंगी, और विजय रैली बाद में भी निकाली जा सकती है। भले ही भारतीय जनता पार्टी वहां पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है, लेकिन अगर चुनाव आयोग को इस बात की आशंका है कि दूसरे पक्ष के लोग इस पे हमला कर सकते हैं, विजय रैली पे हिंसा हो सकती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो खुशियां हैं वो सामान्य तरीके से भी मनाई जा सकती हैं। वैसे जुलूस और विजय रैली हर कोई निकालने का एक जज्बा होता है, जोश होता है, तुरंत रिजल्ट आता है। लेकिन चुनाव आयोग का हमें लगता है एक अच्छा कदम है, इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर चुनाव आयोग को इस बात की आशंका लगती है तो इस तरीके की चीजें होनी चाहिए। और सिर्फ वेस्ट बंगाल में नहीं, जहां पर भी हिंसा लगे, देखिए चुनाव आयोग ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा चुनाव आयोग ने अपना प्रदर्शन किया है। जिस तरीके से वोट परसेंटेज बढ़ा, चुनाव आयोग की जागरूकता कहें, जनता की जागरूकता कहें, या फिर एंटी इनकम्बेंसी कहें, या कहें कि ममता जी के विरोध में 92% लोग वोट निकले, लेकिन उसके बाद में भी चुनाव आयोग की जो भूमिका है, वो चुनाव आयोग ने बहुत अच्छा से काम किया है। और वो चाहे आसाम का चुनाव हो, चाहे केरल का हो, चाहे तमिलनाडु का हो, ये जनता का भय है। धन्यवाद देते हैं। ये जनता का भय है कि जनता अपने अस्तित्व को बचाने के लिए बूथ स्तर तक पहुंची है। ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि हिंसा ना होने पाए। और चलिए ठीक है, मान सिंह चौहान जी कह रहे हैं, जैन जी, मान सिंह चौहान जी कह रहे हैं कि जनता डर के कारण मतदान केंद्र तक पहुंची। क्योंकि आपने चौहान साहब, कागज लाने के चौहान साहब, अब ये बड़ा विषय है कि ये डर किसके कारण था? चुनाव आयोग के कारण था, बीजेपी के कारण था, या तृणमूल कांग्रेस के कारण था? अगर बीजेपी के कारण था तो आपको मैं बता दूं कि बीजेपी के खिलाफ वोटिंग होती। ममता बनर्जी के खिलाफ था तो ममता बनर्जी के खिलाफ वोटिंग होती, और जो नतीजे आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, वह ममता के खिलाफ जा रहे हैं। इसका मतलब है कि डर ममता बनर्जी से था और किसी से नहीं था। एक कहावत है, आप जैन साहब सुन तो लीजिए कि चोर चोर मौसेरे भाई कौन है। अब सुन तो लीजिए, भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन दोनों चोर चोर मौसेरे भाई।
भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन और मौसेरे भाई तो हैं। अच्छा चौहान साहब, ऑब्जर्वर केरल के नतीजों को आप मानते हैं कि ईमानदारी से किए गए हैं? चुनाव आयोग ने ईमानदारी से चुनाव करवाया? चौहान साहब, आप ये मानते हैं कि केरल के नतीजों को आप नकार पाएंगे? अब सुन तो लीजिए, अब सुनिए तो, आप सुनिए। जो पिछला इलेक्शन था, जनता पिछला इलेक्शन था, उसमें आप 77 सीटें पाए थे और 45 सीटें ऐसी थी जहां पर मार्जिन 2500 वोटों का था और 27 लाख लोगों को आपने डिफ्रेंचाइज करके ये जीत तो आपने पहले ही सुनिश्चित कर ली थी। तो चोर मौसेरे भाई नहीं। चलिए अब ज्योति कलश जी से जरा फाइनल रिमार्क ले लेते हैं। ज्योति कलश जी, ये 5 राज्यों के नतीजे आ रहे हैं, रुझान आ रहे हैं। रुझानों में साफ है कि इस 5 में से 3 राज्यों में बीजेपी और बीजेपी के गठबंधन वाली सरकार बन रही है। ऐसे में आप क्या कहेंगे? पुडुचेरी, आसाम, बंगाल, तीनों में बीजेपी शासित सरकार बनने जा रही है। इसको आप कितना बड़ा फैसला और कितनी बड़ी नतीजे मानते हैं देश की राजनीति में? ये होना ही था। मुझे आश्चर्य सिर्फ है तमिलनाडु का, अदरवाइज ये तो होना ही था। तमिलनाडु में किस बात का आश्चर्य है आपको? मुझे लग रहा था कि शायद डीएमके और उनकी स्थिति अच्छी हो जाए, मुझे ऐसा फील था, लेकिन वो गलत साबित हुआ, वो मैं मानता हूँ। लेकिन जो हुआ बंगाल में, जो हुआ आसाम में, जो हुआ पुडुचेरी में, ये एकदम एक्सपेक्टेड लाइन पे था। मैंने आकलन किया था 180 से 185 सीटें बीजेपी बंगाल में ले जाएगी। हो सकता है इसमें -10 हो, लेकिन वो मेरा इनिशियल इम्प्रेशन था। जहाँ तक एक वन ऑफ द स्पीकर्स कह रहे थे, पैनलिस्ट कह रहे थे कि राजतंत्र, जो हमारे राजतंत्र है, वो पूरी शक्ति झोंक दी थी बंगाल में। अरे पूरी शक्ति झोंकती थी, वहाँ की जनता क्या कर रही थी? अगर पूरी शक्ति झोंक देती, उसके बाद भी तो हम आपसे हार गए थे, आपको याद होगा, दिल्ली के अंदर। लेकिन यहाँ पर जनता चाहती थी सरकार को लाना, बीजेपी की सरकार को लाना। राजतंत्र तो अलग है। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास था? चुनाव के पहले ममता दी के पास था कि नहीं था? ममता दीदी के पास था। अब जो नतीजे आए हैं, जनता के फैसले को लोकतांत्रिक पार्टियों को अपने सिर माथे पे लगाना चाहिए और अपने गिराबान में झांकना चाहिए कि उनको क्यों नहीं वोट मिला और जिनको वोट मिला उनको क्यों वोट मिला। ये चुनाव सिर्फ सत्ता बदलने का जरिया नहीं, बल्कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले देश के राजनीतिक मिजाज का लिटमस टेस्ट है। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, जल्दी से कहें। एक भवानीपुर में था, वहां बहुत अच्छा नारा 2 मैंने दिया, लोगों ने पसंद भी किया था। 4 मई ममता गई। और दूसरा मैंने कहा था, घर घर में का ये नारा है, बीजेपी को लाना है, और वही हुआ। आप सभी लोग इस चर्चा में जुड़े। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। हम पल पल की खबरें आपके पास दोबारा लाते रहेंगे।